फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अमेरिकन लिटरेचर। और ये डिवाइड कर करके हमने इसके वीडियो बनाए हैं। तो आज हम लोग फ्रॉम 1 to 5 जो मेजर पॉइंट्स हैं अमेरिकन लिटरेचर के उनको देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेरिकन लिटरेचर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है हमारे सभी एग्ज़ाम्स के लिए। चाहे आप कोई सा भी देख लीजिए, चाहे यूजीसी नेट हो, टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एनवीएस केवीएस डी ट्रिपल एस बी, या फिर आरपीएससी का जो स्कूल लेक्चरर होता है, उसके लिए भी अमेरिकन लिटरेचर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज इन सेकंड ग्रेड टीचर आल्सो। तो अमेरिकन लिटरेचर को हमने भी पार्ट्स में बांटा हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। और क्योंकि सभी को एक साथ अगर हम लेते हैं तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट पोइट्स हैं, इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, वन बाय वन हम उनको देखते जाएंगे। तो हमने अभी टॉप 5 लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप उसके बाद वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो देखते जाएंगे, और आप अपना जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने रिवीजन को कर सकते हैं, और मार्क्स के लिए आप अपना अच्छा मटेरियल तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो अमेरिकन रोमांटिक पीरियड का जो इंट्रोडक्शन है उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इट वाज फ्रॉम 1830 टू 1870। पॉइंट्स मैंने इसमें बनाए हैं। इट वाज अ टाइम ऑफ रैपिड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स दैट फ्यूल्ड इंट्यूशन, इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअलिज्म इन लिटरेचर। इट स्टार्टेड इन 1820। 1820 में एक्चुअली स्टार्ट हुआ था। और ये एक बहुत तेज़ गति से समय के साथ में विस्तार था, जिसमें लोगों की कल्पनाएं हैं, लोगों की जो सोचने की सब कैपेसिटी थी, या अपने आप को जो महत्व देने का जो इम्पोर्टेंस था, वो सारे के सारे थॉट्स जो है उन्होंने लिटरेचर में डाले। Within the romantic stories, novels and poems, there are 5 characteristics which can be used to identify American romantic literature. एक्चुअली अमेरिकन लिटरेचर जो है वो, चाहे आप कोई सा भी उसका वो जैनर है वो देख लीजिए, चाहे स्टोरीज हो, नॉवेल्स हो, पोएम्स हो, कुछ 5 इंपॉर्टेंट विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ली हुई हैं जिनसे हम अमेरिकन रोमांटिक लिटरेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट इमेजिनेशन है, कल्पना शक्ति जो है, इंडिविजुअलिटी है, नेचर एज अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लुकिंग टू द पास्ट फॉर विजडम एंड सीकिंग द कॉमन मैन एज ए हीरो। इंपॉर्टेंट आप फैक्ट ये याद रखेंगे कि अमेरिकन लिटरेचर जो होता है, अमेरिकन रोमांटिक पीरियड जो था, उसमें कॉमन मैन को एज ए हीरो वहाँ पे प्रेजेंट किया गया था। आगे हम देखते हैं, इट स्टैंड्स फॉर अ लिटरेरी रिनेशा। इट वाज नेम्ड आफ्टर अ मिडिवल रोमांस, अ टेल और अ बैलेड ऑफ सिरिलिक एडवेंचर एंड इंडिविजुअल हीरोइज्म। जैसा हमने भी डिस्कस किया है, पर्टिकुलर जो कॉमन मैन है उसको एज ए हीरो प्रेजेंट किया गया था सभी इसमें कंपोजिशंस में। और ये जो है एक लिटरेरी रिनेशा था, यूँ कहें कि साहित्यिक पुनर्जागरण था। तो अमेरिकन लिटरेचर जो है साहित्यिक पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। अमोंग द फर्स्ट अमेरिकन रोमांटिक ऑथर्स वर राल्फ वाल्डो इमर्सन। ये नाम आप बहुत अच्छे से याद रख लेंगे, राल्फ वाल्डो इमर्सन का। तो जितने भी अमेरिकन जो राइटर हुए हैं उनमें राल्फ वाल्डो इमर्सन एज वेल एज हेनरी डेविड थोरियो एंड द नेथानियल हॉथॉर्न। इम्पोर्टेंट है ये, बिल्कुल आपको इनको याद रखना है, भूलना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं इनके लिए, अमेरिकन लिटरेचर के लिए। Romantic writers saw themselves as revolting against the age of reason that was from 700 to 1789। क्या था ये? 1700 से 1789 के बीच में जो एक एज ऑफ रीजन था, उसके अगेंस्ट जो रिवॉल्यूशन था या जो क्रांति हुई थी, उसको हम ये मानते हैं कि वो अमेरिकन रोमांटिक पीरियड था। वॉशिंगटन इरविन इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। आपका पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन जाता है कि हु इज़ द अमेरिकन फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। फ्रेंड्स, सिंपली वी हैव टू रिमेंबर दिस नेम, वॉशिंगटन इरविन। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। रोमांटिक्स बिलीव्ड दैट they could achieve high level of insight and information about the world around them just by going to the nature। प्रकृति को फर्स्ट प्लेस दिया गया है, इम्पोर्टेंस दी गई है, और उनका मानना था कि अगर हम प्रकृति की ओर देखते हैं तो वास्तव में हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं जो हमारे आसपास है या हमारे चारों तरफ फैली हुई है। दिस पीरियड एंड दीज राइटर्स वर नोन एज द अमेरिकन रिनेशा। इस पीरियड के जो भी राइटर और पोएट रहे थे उनको अमेरिकन रिनेशा कहा गया था। एंड दिस टर्म इज अ क्वाइंट टर्म बाय एफ ओ मिथिसन। ये टर्म किसने दिया था? एफ ओ मिथिसन ने दिया था। इसको भी आप याद रख लेंगे। जो टर्म क्या है?
अमेरिकन रेनेसा इन हिज बुक ऑफ सेम नेम इन 1941। सेम बुक रही थी ये, बुक का नाम क्या था, अमेरिकन रेनेसा ही था, और उसमें उन्होंने ये टर्म दिया था। बाकी कुछ अदर इम्पोर्टेंट जो राइटर है वो हम देखते हैं। एडगर एलन पो है, इनको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। राल्फ को हमने देख लिया है, इमर्सन को, डेविड थोरियो को देखा, नेथेलियन जो हॉथॉर्न है उनका नाम हमने अभी डिस्कस किया था। हरमन बेलविले जो है ये एक और इम्पोर्टेंट है, वाल्ट विटमैन है। इसके बाद और भी बहुत सारे नाम आने वाले हैं जो हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आपकी जो बिल्कुल प्रिपरेशन है टीजीटी पीजीटी की या यूजीसी नेट की या आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की, बहुत स्ट्रांग होने वाली है फ्रेंड्स। देखिए, दीज अमेरिकन रिनेसांस राइटर्स वर जनरली कैटेगराइज इनटू, इम्पोर्टेंट है ये जो ये वर्ड है द डार्क रोमांटिक्स और ट्रांसडेंटलिस्ट, ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट अमेरिकन राइटर। फर्स्ट है नेथानियल हॉथॉर्न। लाइफ स्पेन है इनका 1804 टू 1864। ही वॉज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट एंड स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवेलिस्ट थे। हॉथॉर्न पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वर्क अ नोवेल टाइटल फेंशो। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनका पहला नोवेल कौन सा था। तो पहला नोवेल था इनका फेंशो, 1828 में इन्होंने लिखा था। ही पब्लिश्ड सेवरल शॉर्ट स्टोरीज इन वेरियस पीरियोडिकल्स which he collected in 1837 as Twice Told Tales and later in 1842। ढेर सारे इन्होंने पीरियोडिकल्स लिखे हैं, जो क्या बोल सकते हैं, घटना क्रम बोल सकते हैं, या टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो स्टोरीज होती हैं वो लिखी हैं, और उन्होंने कलेक्ट किया है इन सभी को ट्वाइस टोल्ड टेल्स में, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1837 एंड लेटर इन 1842। नेक्स्ट है हमारा हॉथॉर्न रोट मोस्ट ऑफ द टेल्स कलेक्टेड इन मॉसेस फ्रॉम एन ओल्ड मैंस। जितनी भी कहानियां इन्होंने लिखी हैं सारी की सारी इन्होंने कलेक्ट की हैं इन दिस कलेक्शन मॉसेस फ्रॉम एन ओल्ड मैंस, याद रखेंगे इसको। एंड इट वाज प्रिंटेड इन द लिटरेरी वर्ल्ड, और कहाँ छपी थी ये सब, लिटरेरी वर्ल्ड में। अब देखिए आप, पॉइंट 5 जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको डबल टिक लगा लीजिए। मोबी डिक इज डेडिकेटेड टू हॉथॉर्न एज मेलविले सेड, इन टोकन ऑफ माई एडमायरेशन फॉर हिज जीनियस दिस बुक इज इंस्क्राइब टू नैथानियल हॉथॉर्न। ये हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन को मोबी डिक को विस्तार से बाद में देखेंगे, आगे आने वाला है ये। मोबी डिक जो इन्होंने लिखे थी उसको डेडिकेट किया था उन्होंने हरमन मेलविले को, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि इन टोकन ऑफ माई एडमायरेशन फॉर हिज जीनियस दिस बुक इज इंस्क्राइब्ड टू नैथानियल हॉथॉर्न। मेलविले ने बुक लिखी मोबी डिक और डेडिकेट किया था हॉथॉर्न को, और डेडिकेट करते हुए उन्होंने ये कहा था कि दिस इज टोकन ऑफ माय एडमायरेशन फॉर दिस जीनियस, यानी इतने वो ग्रेट थे कि मेरी तरफ से उनके लिए ये गिफ्ट है, या एक एडमायरेशन का टोकन मान सकते हैं। फेमस कोट ऑफ हॉथॉर्न, नेथानियल हॉथॉर्न का कोट जो है फेमस, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आई हैव नॉट लिव्ड बट ओनली ड्रीम्ड अबाउट लिविंग। मैंने ज़िंदगी नहीं जी है, केवल ज़िंदगी जीने का सपना देखा है। इसको भी आप डबल टिक लगा सकते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं। सेवंथ पॉइंट है द ब्लिथडल रोमांस, ये इन्होंने लिखा है नेथानियल हॉथॉर्न ने, हिज ओनली वर्क रिटन इन फर्स्ट पर्सन। Longfellow wrote a tribute poem to Hawthorne in 1866 called The Bells of Lynn। जो अमेरिकन राइटर है लॉन्गफेलो ही, उन्होंने एक पोएम लिखी थी और उस पोएम को डेडिकेट किया था हमारे नेथानियल हॉथॉर्न को, और उस पोएम का नाम है द बेल्स ऑफ लिन। ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जाता है कि लॉन्गफेलो ने एक पोएम लिखी है और द बेल्स ऑफ लिन किसको डेडिकेटेड है, हॉथॉर्न को है, या फिर द बेल्स ऑफ लिन इज डेडिकेटेड टू हॉथॉर्न। हॉथॉर्न को लॉन्गफेलो ने कौन सी पोएम डेडिकेट की है, तो अगेन वी विल से द बेल्स ऑफ लिन। चलिए आगे देखते हैं। His four major romances were written between 1850 to 1860। चार बड़े रोमांस जो उन्होंने लिखे थे 1850 से 1860 के बीच में। द स्कारलेट लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में इसको। द हाउस ऑफ सेवन गेबल्स, द ब्लिथडल रोमांस एंड द मार्बल फॉन। टेंथ जो हाईलाइटेड पॉइंट है, हॉथॉर्न इज रिगार्डेड एज द मास्टर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। ये आप फिर से डबल टिक लगा सकते हैं कि हॉथॉर्न को मास्टर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी कहा जाता है। पॉइंट 11 है D.H. लॉरेंस, उन्होंने कहा था इनके लिए कि द स्कारलेट लेटर जो इन्होंने लिखी थी, नॉवेल लिखा था, देयर कुड बी नो मोर परफेक्ट वर्क ऑफ द अमेरिकन इमेजिनेशन देन स्कारलेट लेटर।
यानी ये जो स्कारलेट लेटर है, इतनी शानदार स्टोरी है, शानदार कहानी है, शानदार नॉवेल है। डी.एच. लॉरेंस बताते हैं कि मेरे अनुसार इतनी अच्छी अमेरिकन इमेजिनेशन कहीं और किसी वर्क में हो ही नहीं सकती है। Importance work of Nathaniel Hawthorne, Fanshawe, published unanimously in 1828. Main characters were Dr. Melmoth and Alan Langton. ये जो फैंशो इन्होंने लिखा है, ये मेन कैरेक्टर पूछते हैं कई बार एग्जाम में, तो मेन कैरेक्टर होंगे हमारे, फर्स्ट है डॉक्टर मेलमोथ और सेकंड है इसके एलन लैंगटन। चलिए अब हम देखते हैं द स्कारलेट लेटर, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका पूरा नाम है द स्कारलेट लेटर अ रोमांस। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मैग्नम ओपस ऑफ हॉथॉर्न, यानी सबसे बेहतरीन सर्वोत्तम कलाकृति नेथेनियल हॉथॉर्न की है द स्कारलेट लेटर। इसकी सेटिंग कहाँ की है? इट वॉज सेट इन 17th सेंचुरी प्यूरिटन बोस्टन इन मैसाचुसेट्स ड्यूरिंग द ईयर 1642 टू 1649। द स्टोरी टेल्स अबाउट हेस्टर प्राइन who conceived a daughter through an affair and struggled to create a new life of repentance and dignity। एक इसमें मेन कैरेक्टर है ये लड़की हेस्टर प्राइन। ये एक्चुअली एक व्यक्ति के साथ इसका अफेयर होता है, प्रेग्नेंट हो जाती है, बेटी हो जाती है उसको, और बाद में उसे अपमान की ज़िंदगी जो है वो जीनी पड़ती है। In June 1640, in the Puritan town of Boston, a crowd gathered to witness the punishment of Hester Prynne, a young woman found guilty of adultery। यानी अवैध संबंध रखने के जुर्म में जो हेस्टर प्राइनी होती है, उसको बोस्टन शहर के चौराहे पे सज़ा देने के लिए लोग सज़ा देते हैं, और वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं उसकी पनिशमेंट को देखने के लिए। और साथ ही साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट मैटर ये होता है कि उसको सी इज़ रिक्वेस्टेड टू वियर स्कारलेट ए, उसको गले में एक लेटर वर्ड जो अल्फ़ाबेट है वो पहनाया जाता है ए नाम का। एक्चुअली नॉवेल के अकॉर्डिंग ए स्टैंडिंग फॉर एडल्ट्रेस, यानी उसने जो अपराध किया है उसको दर्शाने के लिए ए पहनाया गया था। लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि बाद में ये बताया गया है कि हेस्टर प्राइन के लिए जो ए होता है दैट वाज नॉट फॉर एडल्ट्रेस, इट वाज फॉर हर एबल। यानी वो इतनी योग्य थी, इतनी मजबूत थी, तो ए जो है वो उसके लिए दर्शाया जाता है। और जो उसके साथ इस तरह का अपराध करता है, जो हस्बैंड होता है उसका, उसका नाम पूछा जाता है, तो ही वॉज रॉजर चिलिंगवर्थ। ये नाम भी आप याद रखेंगे। तो पूरा जो बेस है ये इसी का है कि जो हेस्टर प्राइन है उसको एडल्ट्री का दोषी दिया जाता है। स्कारलेट लेटर वो पहनती है ए, जो एडल्ट्रेस के लिए होता है, लेकिन एक्चुअली में वो एबल होती है, तो उसको एबल दर्शाया जाता है। दूसरा जो उसका दोषी है कैरेक्टर रॉजर चिलिंगवर्थ। चलिए दूसरा है द हाउस ऑफ सेवन गेबल्स। इट इज़ अ गॉथिक नॉवेल। हमने डिस्कस किया था गॉथिक नॉवेल क्या होते हैं हमारे पुराने वीडियो में। गॉथिक नॉवेल वो होते हैं जिनमें भूत प्रेतों की कहानियाँ होती हैं। Inspired the horror fiction writer H.P. Lovecraft, who called it New England's greatest contribution to weird literature in his essay Supernatural Horror in Literature। ये जो द हाउस ऑफ सेवन गेबल्स है, इट वाज इंस्पायर्ड द हॉरर फिक्शन राइटर एच बी लवक्राफ्ट हु कॉल्ड इट। एच बी लवक्राफ्ट को उन्होंने काफ़ी इंस्पायर भी किया है कुछ हॉरर फिक्शन लिखने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि न्यू इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू वियर्ड लिटरेचर इन हिज ऐसे सुपर नेचुरल हॉरर इन लिटरेचर। न्यू इंग्लैंड जो एक अमेरिका में जगह है, ये आप इंग्लैंड पे इसको मत वो करिए, कंपेयर करिए, या उसको इमेजिन नहीं करना है। न्यू इंग्लैंड जो है वो एक जगह है अमेरिका में। तो वहाँ का ये जो वियर्ड लिटरेचर है, अजीब सा जो साहित्य है बताया गया जो इसमें, उसका न्यू इंग्लैंड के लिटरेचर में बहुत बड़ा योगदान है, एंड दैट इज सुपरनैचुरल हॉरर इन लिटरेचर। चलिए पोएट एंड क्रिटिक जेम्स रसेल लॉवेल सेड दैट इट वाज बेटर देन द स्कारलेट लेटर एंड कॉड। जेम्स रसेल लॉवेल ने सेवन गेबल्स को कंपेयर करते हुए ये कहा है कि मेरे अनुसार सेवन हाउस ऑफ सेवन गेबल्स जो है वो स्कारलेटर से कहीं ज़्यादा बेटर हैं। एंड ही सेड द मोस्ट वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू न्यू इंग्लैंड हिस्ट्री दैट हैज़ बीन मेड। यानी अगर मैं इसकी बात करता हूँ द हाउस ऑफ सेवन गेबल्स की, तो ये आज तक का सबसे अमूल्य योगदान है न्यू इंग्लैंड हिस्ट्री में, यानी अमेरिकन के लिटरेचर में। से चलिए देखते हैं नेक्स्ट, द ब्लिथडेल रोमांस दैट वाज पब्लिश्ड इन 1852। In Hawthorne, a book of literary criticism, Henry James called it the lightest, the brightest, the liveliest of Hawthorne's unhumorous fiction। लाइनें याद रखनी है आपको, कोटेशन याद रखने हैं। हु बहू एज इट इज पूछे जाते हैं कि द लाइटेस्ट, द ब्राइटेस्ट, द लिवलीस्ट ऑफ हॉथॉर्न्स अनह्यूमरस फिक्शन is spoken by, तो we will say Henry James। Blethdale is a utopian community
इसके प्रोटोगनिस्ट हैं, प्रोटोगनिस्ट क्या होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, हीरो होता है, वो है माइल्स कवरडेल। अदर बुक्स जो हैं वो टेंगलवुड टेल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, और ये एक स्टोरी का सीक्वल है। और कौन सी स्टोरी थी वो, अ वंडर बुक फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, और उसी का सीक्वल बनाया गया था फिर टेंगलवुड फॉर टेल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। चलिए, सेकंड इम्पोर्टेंट हमारे राइटर हैं, अमेरिकन राइटर हिल्डा डुलिटिल। हिल्डा डुलिटिल, जिनका निक नेम है एचडी, was an American poet, novelist, and memoirist known for her association with the early 20th century avant-garde imagist group of poetics such as इजरा पाउंड एंड रिचर्ड एडिंगटन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिचर्ड एवेंट इमेजिस्ट जो है, ये पूछा जाता है ग्रुप कि इसमें कौन कौन है, तो इसके मेन पायोनियर हैं इजरा पाउंड, साथ में रिचर्ड एडिंगटन रहते हैं, और साथ ही साथ में हिल्डा लिटिल डुलिटिल, जिनका निक नेम है एस डी। अमेरिकन पोइट थी वो, नॉवेलिस्ट थी, साथ ही साथ मेमोरी यानी संस्मरण लिखने वाली। She was an apologetic about her sexuality and thus became an icon for the both gay rights and feminist movement. कुछ सेक्सुअल जो लिटरेचर है वो इन्होंने लिखा है, एंड शी वाज आल्सो पॉपुलर इन फेमिनिस्ट मूवमेंट। Her first published writing stories for children were published in the Comrade, a Philadelphia Presbyterian church paper between 1909 to 1913, mostly under the Edith Gray। एक कॉमरेड नाम की मैगजीन होती है, उसमें उनकी स्टोरीज छपती हैं जो बच्चों के लिए वो लिखा करती थी। Her work also appeared in Addington's Imagist Anthology in 1930। ये भी आप याद रखेंगे। Harold Monroe called SD early work petty pottery। कोटेशन में बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, पूछे जाते हैं। तो हैरोल्ड मोनरो ने उनको कहा था, क्या कहा था, पेटी पोटरी। Oried, one of her earliest and best known poem in 1919 under the name डी इमेजिस्ट। ओरियड जो है एक पोएम है उनकी, बहुत पुरानी पोएम है, शुरुआती दिनों में उन्होंने लिखी थी, और वो डी इमेजिस्ट के नाम से उन्होंने वो पोएम लिखी थी। In 1916, her first book, Sea Garden, was published and she was appointed assistant editor of The Egoist, replacing her husband। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उनकी पहली जो बुक थी वो थी सी गार्डन, जो पब्लिश्ड हुई थी, और इतनी वो पॉपुलर होती है कि उनको असिस्टेंट एडिटर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है, और किसके जगह किया जाता है, उनके खुद के हस्बैंड की जगह। In the year 1920s, SD started to write three project cycle of novels. The first of these, Magna Graecia, consists of Polyprint, and third one is Hadley's। ये तीन उन्होंने नॉवेल लिखे थे, तीनों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग इनको याद कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनको पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट है हमारा The first of these, Magna Graecia, consists of Polyprint and Hadley's। ये तीन नॉवेल हैं एसडी के, यानी हिल्डा डुलिटिल के। चलिए, 10th पॉइंट है, एसडी वाज द फर्स्ट वुमन टू बी ग्रांटेड द अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स मेडल। ये क्वेश्चन आप आराम से इसको डबल टिक लगा सकते हैं, और ये 100% आने की संभावना है कि एसडी जो है, शी वाज द फर्स्ट लेडी, शी वाज द फर्स्ट वुमन टू बी ग्रांटेड द अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स मेडल। हर एपिटेफ कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम हर अर्ली पोएम। जब वो उनकी डेथ होती है तो उनकी जो ग्रेवयार्ड होती है उस पर एक पत्थर लगाया जाता है, उस पत्थर पे उन्हीं की पोएम से लेटेस्ट जूज रिकॉर्ड से एक लाइन लिखी हुई है, सो यू मे से ग्रीक फ्लावर ग्रुक इकेस्टिसी रिक्लेम्स फॉर एवर वन हु डाइड फॉलोइंग इंट्रिकेट सॉन्ग्स लॉस्ट मेजर। ये लाइन आप इजीली इसको रिमेंबर कर सकते हैं, और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो एसडी हैं उनके जो ग्रेवयार्ड है उस पर कौन सा एपिटैफ लिखा हुआ है, या फिर लाइन दे देंगे और ये पूछा जा सकता है कि ये एपिटैफ जो है वो कौन से पोएट या पोएटेस का है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा 12th पॉइंट है, हर पोएम हेलेन इन इजिप्ट इज एन एग्जामिनेशन फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ मेल सेंटर्ड एपिक पोएट्री। ये एक और उनकी पोएम है हेलेन इन इजिप्ट। ये एक हम ये मान सकते हैं कि फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मेल सेंटर्ड रहती है। हमारे थर्ड इंपॉर्टेंट पोएट हैं हमारे हरमन मेलविले। ही वाज बोर्न इन 1889 1819 एंड डाइड इन 1891।
Herman Melville was an American novelist, short story writer, poet from the American Renaissance. That same period I have discussed already in the beginning. ये हरमन मेलविले जो है वो नॉवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, पोएट भी हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है इनके, ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज सी एडवेंचर, यानी सामुद्रिक यात्रा या सामुद्रिक नॉवेल उन्होंने लिखा है टाइपी। और दूसरा इनका एक और नॉवेल है दैट इज़ व्हेलिंग नॉवेल, यानी उसमें एक व्हेल रहती है मोबी डिक, और उसी पे ये पूरी स्टोरी जो है वो सराउंड करती है। हरमन मेलविले का क्वेश्चन हमने अभी देखा था नेथनियल हॉथॉर्न के उसमें बायोग्राफी में, कि उन्होंने मोबी डिक जो है वो नेथनियल हॉथॉर्न को क्या किया है, डेडिकेट किया है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, वो हरमन मेलविले ही थे। हिज टाइपी बिकेम सच अ सक्सेस दैट ही रोट अप अ सीक्वल ओमो। टाइपी जो था वो इतना मशहूर होता है, पॉपुलर होता है, इतना फेमस होता है कि उनको सीक्वल लिखना पड़ा इसका, और उस सीक्वल का नाम था ओमो, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1847। पॉइंट 4 है इनके बारे में, हिज शॉर्ट स्टोरीज वर कलेक्टेड इन 1856 एज द पिज्जा टेल्स। सॉरी, उनकी शॉर्ट जो स्टोरीज हैं वो बहुत पॉपुलर हैं, और वो कलेक्टेड हैं सारी की सारी द पिज्जा टेल्स की नाम की बुक में। He worked in Egypt and Palestine into into an epic poem, Clarel, a poem and pilgrimage in the Holy Land। दो कविताओं में ऐसा माना जाता है कि ही वर्कड इन इजिप्ट एंड प्रेस्टन, दो जगह उन्होंने काम किया है। और वो काम करना जो है वो पोएम में काम करना है, और पोएम का नाम यहाँ पे दिया गया है क्लेरल, अ पोएम एंड पिलग्रिमेज इन द होली लैंड। हिज लास्ट प्रोज वर्क वाज द कॉन्फिडेंस मैन। अंतिम जो उनकी रचना थी वो कॉन्फिडेंस मैन थी, जो 1857 में पब्लिश्ड होती है। During the last year of his life, when he turned to prose again, he started Billy Bird Sailor। लास्ट के दिनों में जब वो दोबारा से एक बार प्रोज की ओर जाते हैं, तो उन्होंने फिर से एक बुक लिखी थी, एक कंपोजिशन लिखी थी, बिली बर्ड सेलर्स, बट इट रिमेन अनफिनिश। एक्चुअली ये अनफिनिश्ड ही रही थी, और बाद में 1924 में इसको पब्लिश करवाया गया था। मेजर वर्क और हैं इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है, टाइपी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ओमू इसका सीक्वल है, और मार्डी एंड वॉयस थीटर ये सामुद्रिक यात्रा है, रेडबर्न अगेन हिज फर्स्ट वॉयज, वाइट जैकेट, द वर्ड इन अ मैन ऑफ वार, मोबेडिक जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा नाम इसका द वेल है, और द मार्शियर, वन ऑफ द पोएम इन कलेक्शन ऑन द डेथ ऑफ लिंकन, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उन पे ये लिखी हुई है द मार्शियर। ठीक है, चलिए मोबी डिक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एग्जाम के लिए। तो मोबी डिक जो है उसका दूसरा नाम है द वेल। दिस नॉवेल कॉल्ड एन आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ रोमांटिसिज्म और अमेरिकन रिनेसा। बहुत सिंपल सी बात है, अमेरिका का लिटरेचर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक आउटस्टैंडिंग वर्क है मोबी डिक। अ सेलर कॉल्ड इस्माइल, इस्माइल जो है इसमें एक मेन कैरेक्टर है, और वो नाविक होता है। He narrates the obsessive quest of Ahab, captain of the whaler, Pequod for the revenge on Moby Dick, a white whale which on previous voyage destroyed Ahab's ship and severed his leg at the knee। जब पहले जो यात्रा होती है उसमें मोबी डिक जो वाइट वेल रहती है, वो क्या करती है, अहाब जो कैप्टन होता है उसको नुकसान पहुंचाती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है उसकी यात्रा को, साथ ही साथ उसको घायल भी कर देती है। तो इस्माइल जो है वो उससे बदला लेना चाहता है, और पूरी कहानी वहीं पे घूमती रहती है। विलियम फॉकनर उसको मोबी डिक को एडमायर करते हुए बताते हैं कि ही विस्ड ही हैड रिटन इट हिमसेल्फ। ये याद रखेंगे आप, कि विलियम फॉकनर का कोटेशन पूछ सकते हैं कि ये किसने कहा था, या विलियम फॉकनर ने ये कहा था तो कौन से नोवेल के बारे में कहा था। तो विलियम फॉकनर ने मोबी डिक के बारे में कहा था कि काश वो खुद उसे लिख पाते। डी एच लॉरेंस उन्होंने ये कहा था कि वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट एंड मोस्ट वंडरफुल बुक इन द वर्ल्ड, सबसे विचित्र और सबसे शानदार बुक जो दुनिया में अगर मैंने देखी है तो वो यही है। एंड द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ द सी एवर रिटन, यानी समुद्र या उनकी यात्राओं के बारे में जितनी महानतम बुक्स लिखी गई हैं, उनमें सबसे ग्रेटेस्ट जो बुक है ये वही है। कॉल मी स्माइल इज वन ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर मोस्ट फेमस ओपनिंग लाइन्स फ्रॉम दिस नॉवेल। ये आप दोबारा से डबल टिक लगा सकते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कॉल मी स्माइल इज ओपनिंग लाइन ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉल मी स्माइल जो है वो किसकी ओपनिंग लाइन है? देयर विल बी 4 ऑप्शन, यू हैव टू चूज द राइट वन एंड द आंसर विल बी मोबी डिक। ओके, या फिर मोबी डिक दिया होगा, और मोबी डिक का ओपनिंग लाइन आपसे पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे 4 लाइन दी होंगी, और उसमें से आपको कॉल मी स्माइल चूज करना है।
ओके, मेलविले डेडिकेटेड दिस नॉवेल टू नैथानियल हॉथॉर्न, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है नैथानियल हॉथॉर्न की बायोग्राफी में, और उन्होंने ये कहा था कि ये मेरी तरफ से उस महान व्यक्ति को छोटा सा प्रशंसा का एक टोकन है। इन द नॉवेल द नरेटर स्माइल ट्रेवल टू न्यू बेडफोर्ड मैसाचुसेट्स वेयर ही स्टेज इन वेलर्स इन। एट द एंड ऑफ द नॉवेल एवरीबडी डाइज इन द शिप। चलिए उसी की बात कर रहे थे हम लोग, मोबी डिक की। राइटर ये बताती कि उस शिप में जितने भी लोग होते हैं लास्ट तक वो सभी मर जाते हैं, क्योंकि मोबी डिक जो वाइट वेल होती है वो उन पे अटैक करती है। ओनली स्माइल सर्वाइव्स, केवल स्माइल जिंदा बचा रहता है। और उस शिप का नाम बहुत बार पूछा जाता है, तो उस शिप का नाम था रेचल। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेरिकन पोइट हैं वॉल्ट विटमैन, 1819 to 1892। वॉल्ट विटमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट, एसेसिस्ट और जर्नलिस्ट। ये सिंपल वोकेबुलरी है तो यू कैन रिमेंबर इजीली इट। In 1858, Whitman published 47,000 word series and called Manly Health and Training under pen name Mass Welser। 47,000 शब्दों की एक सीरीज उन्होंने पब्लिश की थी और उसमें अपना नाम रखा था उन्होंने मैस वेल्सर। ही इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। ये आप जरूर याद रख लीजिए, क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हु इज नॉन एज द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स इन अमेरिकन लिटरेचर, तो कौन होंगे वो? वॉल्ट विटमैन। ही इज फेमस फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास। अपनी सबसे प्रसिद्ध काव्य जो कलेक्शन है उनका लीव्स ऑफ ग्रास के लिए वो जाने जाते हैं। विच वॉज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इन इट्स टाइम बिकॉज इट वॉज डिस्क्राइब्ड एज ऑप्शंस फॉर इट्स ओवर्ट सेक्सुअलिटी। थोड़ा सा विवादास्पद रहा था ये, लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला है। As the American War was beginning in 1861, Whitman published his poem Beat Beat Drums। उस समय क्या होता है, जब अमेरिकन वार छिड़ जाता है, युद्ध शुरू होता है, तो अमेरिकन वार में उन्होंने एक पोएम लिखे थे जिसका नाम था बीट बीट ड्रम। एज अ पेट्रियोटिकली कॉल्स फॉर द नॉर्थ, तो अपने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए, उनको इंकरेज करने के लिए उन्होंने ये पोएम लिखे थे। In the last week of his life, he wrote, I suffer all the time, I have no relief, no escape, it is monotony, monotony, monotony in pain। अंतिम समय जब उनका गुजर रहा था तो ये लाइन उन्होंने लिखे थे। ये लाइन आप याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और फिर से पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आई सफ़र ऑल द टाइम, आई हैव नो रिलीफ, नो एस्केप, इट्स मोनोटोनी, मोनोटोनी, मोनोटोनी इन पेन। तो इट वॉज स्पोकन बाई वॉल्ट विटमैन द अमेरिकन राइटर। नेक्स्ट पॉइंट है विटमैन इज फेमस फॉर प्रोपाउंडिंग टेम्परेंस नॉवेल। ये सहनशीलता हम इसे बोल सकते हैं, धैर्यता बोल सकते हैं। ये टेम्परेंस नॉवेल एक प्रकार का जो अमेरिकन लिटरेचर में शुरू किया गया था, ये वॉल्ट विटमैन ने ही शुरू किया था। एंड इट वाज बाय राइटिंग अ टेम्परेंस नॉवेल फ्रैंकलिन इवांस। पहला टेम्परेंस नॉवेल अगर आपसे पूछा जाता है तो सिंपली आप आंसर देंगे फ्रैंकलिन इवांस। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है हम अगर देखते हैं तो कंट्रोल ओवर वन सेक्ट, यानी अपने आप पे कंट्रोल करना, अपने आप में धैर्य रखना, पैसेंस रखना, दैट इज टेम्परेंस नोवेल। और फेमस जो टेम्परेंस नोवेल है वो रहेगा फ्रैंकलिन इवांस, इसका नाम याद रखेंगे। जॉन पीटर लेसी कॉल्ड विटमैन एज अ प्रिटेंटिशियस एज टू वोल्ट विटमैन। ये जस्ट एक कोटेशन है, कोटेशन आप सिंपली याद रखना है, किसने कहा था, क्या कहा था, क्यों कहा था और किसके लिए कहा था। दीज आर द क्वेश्चंस आस्क्ड अगेन एंड अगेन इन ऑल द एग्जाम्स। One more important quotation or one more important fact for the American literature for Walt Whitman, ओ कैप्टन माई कैप्टन। पूछा जाता है, पूछा जा चुका है, पूछा जाता रहेगा। ओ कैप्टन माई कैप्टन किसने लिखा है? तो ये वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। किसके लिए लिखा है? तो अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के लिए लिखा है। जब उनका डेथ हुई थी 1865 में, उनके लिए उन्होंने एक शोक गीत लिखा था जिसको इंग्लिश में एलेजी कहा जाता है, और उन्हीं को डेडिकेटेड करते हुए उन्होंने ये लिखी है, ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ कैप्टन माई कैप्टन। दिस वाज रिटन फॉर अब्राहम लिंकन, रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। ओके ओके। ओपनिंग लाइंस ऑफ द पोएम इज ओ कैप्टन माई कैप्टन, इसलिए पूछा जाता है ओ कैप्टन माई कैप्टन और fearful trip is done, the ship has withered every wreck, the prize we sought is won। लाइन स्टार्टिंग याद रखनी है, कैप्टन माई कैप्टन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक और इनका जो पोएम कलेक्शन है, इट वॉज रिटन पब्लिश एज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास इन 1855। जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक बुक का, जो लीव्स ऑफ ग्रास है उसी का एक पार्ट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। दिस पोएम हैज बीन क्रेडिटेड एज रिप्रेजेंटिंग द कोर ऑफ विटमैन्स पोएटिक विजन। यानी विटमैन का जो सबसे कवि के तौर पे जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है
उस पहलू को दर्शाते हुए जो पोएम लिखी जा सकती थी उनके द्वारा, दैट वाज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब दैट ही इज 37 ईयर्स ओल्ड। उसने वॉल्ट विटमैन ने ये बताया है कि इस पोएम में कि मैं केवल उस समय 37 ईयर्स का रहा होऊंगा। एंड आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन होपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ। ये कोटेशन आप याद रखेंगे किसने कहा था और किस पोएम में कहा था। तो वॉल्ट विटमैन ने कहा है ये और अपनी पोएम सॉन्ग ऑफ माइसेल में कहा है। अगर इंडिया के संदर्भ में देखा जाए तो जैसे ही नाम आता है तो क्वेश्चन अक्सर बन जाता है, अ पैसेज टू इंडिया किसने लिखा है? वॉल्ट विटमैन ने लिखा है, ये पोएम है। चलिए इस वीडियो का अंतिम जो अमेरिकन पोइट है, अमेरिकन राइटर है, वो है हमारे इजरा पाउंड। ठीक है, इजरा पाउंड जो है लाइफ स्पेन है उनका 1885 टू 1972। इजरा वेस्टन लोमिनस पाउंड वाज एन अमेरिकन पोएट एंड क्रिटिक। नाम बहुत बड़ा है उनका, इजरा वेस्टन लोमिस पाउंड, शॉर्ट में उन्हें इजरा पाउंड कहा जाता है। पाउंड वाज अ मेजर फिगर इन द अर्ली मॉडर्निस्ट मूवमेंट एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू पोएट्री बिगिन विद हिज डेवलपमेंट ऑफ इमेजिज्म। इस जो मोमेंट है इमेजिज्म, इसके इस मोमेंट के साथ इनका नाम जोड़ा जाता है और क्वेश्चन अक्सर यहीं से बनता है कि इजरा पाउंड का नाम जो है वो कौन से मोमेंट से जुड़ा है, तो हम सिंपली कहेंगे इमेजिज्म, या फिर इमेजिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है और किसका नाम जुड़ा है तो हम कहेंगे इजरा पाउंड, दैट विल बी वाइस वर्सा। ठीक है, चलिए हिज बेस्ट नोन वर्क्स इंक्लूड रेपोस्टिस, इंपॉर्टेंट जो काम है उनके, ह्यू सेल्विन मलबेरी एंड देन अनफिनिश्ड 120 सेक्शन एपिक द कैंटोस, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं। Ezra Pound helped to discover the shape the work of contemporaries such as T.S. Eliot, James Joyce, Robert Frost, and Ernest Hemingway. This one is more important. He was responsible for the 1915 publication of Eliot's The Love Song of J. Alfred Prufrock. ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि किन्होंने हेल्प किया था या कंट्रीब्यूट किया था टी.एस. इलियट को ये पोएम पब्लिश करने के लिए, तो ही वॉज इजरा पाउंड। एंड द सीरियलाइजेशन फ्रॉम 1918 ऑफ जेम्स जॉयस यूलिसिस, दोनों के लिए उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई है। अर्नेस्ट हेमिंगवे रोट अबाउट हिम, ही डिफेंड्स हिज फ्रेंड्स। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया फ्रेंडशिप थी, तो अर्नेस्ट हेमिंगवे उनको प्रेज करते हुए बताते हैं कि वो हमेशा अपने दोस्तों को हेल्प करते थे, उनको डिफेंड करते थे। ये जो कोटेशन है उनके लिए, व्हेन दे आर अटैक्ड ही गेट्स देम इनटू मैगजीन्स आउट ऑफ जेल, he introduced them to wealthy women, he eat public he gets published to take their books, he sits up all night with them when they claim to be dying, he advanced them hospital expenses and dissuades them from suicide। ठीक है, 8 पॉइंट जो है, ही रोड द कैंटोज इन इटली बिकेम नोन एज द पिसान कैंटोज। इटली में उन्होंने कुछ कैंटोज लिखे थे जिनका नाम था द पिसान कैंटोज। इट वाज 1948 फॉर विच ही वाज अवार्डेड बोलिंगर प्राइज इन 1949 and it consists of 120 section. The Time magazine called him a cat that walks by himself, tenaciously unhousebroken and very unsafe for children. कोटेशन बस आपको याद रखना है कि किसके बारे में कहा गया था और किसने कहा था। तो टाइम मैगजीन में उन्होंने ये पब्लिश किया था ये लाइन, और किसके लिए? इजरा पाउंड के लिए, कि वो एक ऐसी बिल्ली है जो अपने आप चलती रहती है, टेनेशियसली अनहाउसब्रोकन एंड वेरी अनसेफ फॉर चिल्ड्रन। अर्नेस्ट हेमिंगवे जो है उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, द बेस्ट ऑफ पाउंड्स राइटिंग इज इट इज इन द कैंटोज विल लास्ट एज लॉन्ग एज देयर एनी लिटरेचर। हमेशा उनकी रचनाओं को, उनके कैंटोज को तब तक याद रखा जाएगा जब तक साहित्य याद रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे अमेरिकन लिटरेचर के फ्रॉम 1 to 5 इंपॉर्टेंट राइटर्स। अगले वीडियो में हम 6 to 10 कंप्लीट करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सभी एग्जाम्स के लिए। तो आप हमारे वीडियोस के साथ जुड़े रहें, अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करें और अपनी सिलेक्शन को सिक्योर करें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।